इजराइल ने कहा है कि वो लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकेगा और ईरान में भी उसके लिए युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल इयाल जामीर ने साफ कहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कोई सीजफायर मुमकिन नहीं है। इजराइल की सेना अभी भी लेबनान को अपना मुख्य मोर्चा मानती है और वहां लगातार लड़ाई को जारी रखा जाएगा। समझ रहे हैं इसका मतलब? उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान के साथ युद्ध सिर्फ रुका है, लेकिन इसे खत्म ना समझा जाए। और ये बहुत बड़ी बात है। जब दुनिया ये समझ रही है कि ये युद्ध अब रुक जाएगा, तब इजराइल की सेना के प्रमुख कह रहे हैं कि इजराइल किसी भी पल ईरान पर फिर से हमला कर सकता है और यह हमला पहले से भी कहीं अधिक और शक्तिशाली होगा, इससे कहीं ज्यादा भयानक भयंकर होगा। सुनिए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप आईडीएफ के चीफ को सुन रहे थे, इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ को, जिनका यह साफ कहना है कि किसी भी वक्त ईरान पर भी हमले कर सकते हैं और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हमले होंगे। ये युद्ध रुकने के संकेत है। अरे पाकिस्तान को बिचौलिया बनाइएगा युद्ध रुकवाने के लिए, आतंकी अड्डे पर शांति पाठ कराने की कोशिश कीजिएगा तो यही हाल होगा। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी के बाद भी ईरान ने समुद्री मार्ग को अभी खोला नहीं है, बल्कि अब तो देखिए रॉयटर्स के मुताबिक आज भी कई जहाजों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत ही नहीं दी। और हमारे पास तस्वीरें आई हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का आना जाना लगभग बंद है। सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि आज भी यहां से, जानते हैं, कच्चे तेल ले जाने वाले जहाज नहीं गुजर पा रहे। यह भी तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ईरान घटिया काम कर रहा है। उनके बीच इस तरह का समझौता नहीं हुआ था जैसा कि ईरान दिखा रहा है। तो सब कुछ जहां पर जो है वहीं पर है। रैब से कुछ देर पहले ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ की नई धमकी आई है और माना यही जा रहा था कि गालिबाफ ही जो स्पीकर हैं वही जा सकते हैं इस्लामाबाद बात करने के लिए। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू होने से पहले ईरान की 2 मांगे पूरी करना जरूरी है। पहली मांग है लेबनान में युद्ध विराम। अब समझ रहे हैं आप कैसा खेल चल रहा है। दूसरी मांग है ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त किया जाए। अब अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो ईरान इस्लामाबाद की शांति वार्ता से पीछे हट सकता है। अब समझ गए आप पूरा खेल। इजराइल रुकेगा नहीं, इजराइल थमेगा नहीं, इजराइल लेबनान पर हमले रोकेगा नहीं। तो पहली शर्त पूरी नहीं हुई तो क्या ईरान जाएगा इस्लामाबाद? इस पोस्ट को अगर सही माने तो नहीं जाएगा। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि जो संपत्ति है उनकी वापस की, इसकी भी कोई सूरत बनती नहीं दिख रही। ईरान ने भी अब अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है उल्टा, कि अगर उसे सीजफायर जारी रखना है तो पहले वो उसकी इन 2 शर्तों को पूरा करे। युद्ध विराम की स्थिति लगभग नामुमकिन सी दिखाई दे रही है। इस युद्ध में जिन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं उनमें एक बड़ा सवाल है ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी को लेकर। सवाल यही है कि अगर 28 फरवरी को अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी तो उनके शव को आज तक किसी ने क्यों नहीं देखा? आज जो हमको आपको बताने जा रहे हैं वो आपको भी हैरान कर देगा। उनका जनाजा नहीं निकला तो क्यों? उन्हें सुपुर्दे खाक नहीं किया गया तो क्यों? और अब तक उनकी मौत एक रहस्य जैसी नजर आती है तो क्यों? 28 फरवरी के जिस हमले में अयतुल्ला खामेनी की मौत का दावा किया गया था, उस हमले में ईरान के और भी कई नेता और भी कई कमांडर्स मारे गए थे। पूरी लिस्ट आपने देखी होगी। इन सब का जनाजा निकाला गया था। एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने खुद इसका लाइव प्रसारण भी किया था और सारे एक जगह ही मारे गए थे। अयतुल्ला अली खामेनी के साथ मारे जाने वाले लोगों का तो जनाजा निकला, लेकिन अयतुल्ला अली खामेनी का नहीं। अब भी जब इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो इनमें साफ दिखता है कि 11 मार्च को उन तमाम शीर्ष अधिकारियों और लोगों का तेहरान में जनाजा निकाला गया जो 28 फरवरी के हमले में मारे गए थे। और इसी से यह सवाल खड़ा होता है कि जब अयतुल्ला खामेनी के साथ मारे गए ईरान के बाकी शीर्ष अधिकारियों का जनाजा निकाला गया, उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया, तो अयतुल्ला अली खामेनी का शव किसी ने क्यों नहीं देखा? शुरुआत में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह दावा किया कि अयतुल्ला खामेनी का शव इजराइल के हमले में क्षत विक्षत हो गया था,
जिसके कारण उनका जनाजा नहीं निकाला गया। लेकिन इस दावे की कभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की। और अगर शत विक्षत हुआ तो क्या सिर्फ उन्हीं का शव हुआ, उन्हीं का शरीर हुआ? बाकी अधिकारियों का तो जनाजा निकला। तो जिसका जो हिस्सा मिले, अंग मिले, उसी के साथ जनाजा तो निकाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खुद बताया कि मलबे के नीचे दबे जिस शव को आयतुल्लाह खामेनी का शव बताया जा रहा था, ये एक एआई तस्वीर थी। तो खूब झूठ में जिसको कहते हैं ना, खूब प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है। उल्टा ईरान के मीडिया ने तो यह बताया कि 28 फरवरी को हमले वाले दिन मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मोसावी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद पाकपूर और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष कमांडर अली शामखानी आयतुल्लाह खामेनी के साथ ही मारे गए थे, उसी जगह पर। और इन तमाम शीर्ष अधिकारियों का भी बाद में जनाजा निकाला गया। सोचिए, अगर इनका शव ईरान को मिला तो आयतुल्लाह खामेनी का शव कैसे नहीं मिला? शुरुआत में जब ईरान के अंदर इस तरह की सुगबुगाहट थी कि आयतुल्लाह खामेनी जिंदा हो सकते हैं, तब ईरान के ही सरकारी मीडिया में ये बाकायदा घोषणा कराई गई थी कि 4 मार्च से आयतुल्लाह खामेनी का शव आम जनता के सामने लाया जाएगा। उनके सरकारी चैनल ने यह बताया था। उस वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB ने यह बताया था कि आयतुल्लाह खामेनी का शव तेहरान के ग्रैंड मसाला प्रेयर कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा और यह शोक सभा पूरे दिन तक चलेगी। लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से इस कार्यक्रम को टाल दिया गया और उसके बाद से आज तक आयतुल्लाह खामेनी का जनाजा नहीं निकाला गया। शांति वार्ता कल सुबह 10 बजे तक शुरू होने की उम्मीद है। इस्लामाबाद तब तक पहुंच जाएंगे जेडी वैंस, और इसके लिए इस्लामाबाद के सेरीना होटल को वेन्यू बनाया गया है। ये उसी होटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा होटल है, लगभग 387 कमरों का 5 स्टार होटल है वहां का, जहां ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि को ठहराया जाएगा। और यही इस होटल में इन दोनों देशों के बीच सीज फायर की शर्तों को लेकर बात होगी। हालांकि इस शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उसे अपनी ही राजधानी में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। इस्लामाबाद के पूरे क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है। सेना ने सेरीना होटल को खाली कराकर इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। मतलब पाकिस्तान को अपने ही देश के लोगों पर भरोसा नहीं है। वो इतना डरे हुए हैं कि हमने जो गली गली इतने आतंकी बना रखे हैं, पाल रखे हैं, वो कुछ खेल ना खराब कर दे। अब कल से यहां सिर्फ ईरान और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल होगा, बाकी पाकिस्तान के अधिकारी, वहां की सेना होगी। यही नहीं, सुरक्षा कारणों से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगले 2 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। आप सोचिए, पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 10,000 से ज्यादा पुलिस सुरक्षा बल, सेना के जवान तैनात किए गए। 1000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। कड़ी सुरक्षा के लिए नेशनल हाईवेज, मोटरवे पुलिस को सड़कों पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद में सुरक्षा के कई घेरे बनाए गए हैं। रेड जोन और हाई सिक्योरिटी एरिया की निगरानी पाकिस्तान की सेना कर रही है। अलग अलग गली और चौराहों पर पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों को खड़ा किया गया है और बाकी इलाकों में पुलिस की तैनाती। ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में कोई शांति वार्ता नहीं, बल्कि वहां कोई हमला होने वाला है, कोई युद्ध छिड़ने वाला है। देखिए तस्वीरें। कई लोग तो कह रहे हैं अच्छा हुआ ये शांति वार्ता पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि इससे कम से कम दुनिया को ये तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान कितना असुरक्षित देश है। वहां एक बैठक के लिए पूरे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। जो पाकिस्तान शांति वार्ता का सेहरा अपने सिर पर बांध रहा है, उसकी ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग 144 है, देश 163। पाकिस्तान को दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में गिना जाता है। साल 2026 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान पहले स्थान पर है। दुनिया के अलग अलग देशों में जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स और दफ्तर होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में जानते हैं किसके हेडक्वार्टर्स हैं? लश्कर के हेडक्वार्टर, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर, हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर, आतंकी संगठनों के टेरर हेडक्वार्टर्स आपको शहर शहर मिलेंगे। और इनके सीईओज यानी इन आतंकी संगठनों के आका भी इसी पाकिस्तान में सेना की सुरक्षा में रहते हैं। पाकिस्तान में हर रोज आतंकी हमलों में औसतन 3 लोगों की मौत होती है। आपस में ही लड़ बैठते हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा का हाल ऐसा है कि वहां कई विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों ने इस साल पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ये खिलाड़ी कहने लगे कि हमें मरने का कोई शौक नहीं है जो हम पाकिस्तान जाकर खेलेंगे। आप इस लिस्ट को देखिए जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया और ये कहा कि वो पाकिस्तान जाने का जोखिम उठा ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन विदेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाने से डर लगा है।
बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। साल 2011 में जब लादेन पाकिस्तान में मिला, तब तो पाकिस्तान को अमेरिका ने खतरनाक देशों की सूची में डाल दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप भी सुरक्षा कारणों से अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान नहीं गए। इसके बाद जो बाइडेन भी भारत आए, लेकिन खतरे को देखते हुए पाकिस्तान से दूरी बना ली। और तो और FATF में अगर आप आतंकियों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा आतंकी इसी पाकिस्तान के हैं। अमेरिका तो छोड़िए, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सितंबर 2014 में सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था। 4 साल पहले साल 2022 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी पाकिस्तान जाने में इतना खतरा लगा कि उन्होंने बिना वक्त गवाए यह ऐलान कर दिया था कि वो पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे। और इस बार भी अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद आ तो रहा है, लेकिन उनका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा होगा। अमेरिका पाकिस्तान में जाकर जिस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, वो बीमारी इसी पाकिस्तान ने खुद फैलाई है। अगर पाकिस्तान ना होता तो ईरान कभी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू ही नहीं कर पाता। बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। तो सुनिए अब, और जब आपसे कोई बहस करे ना, पाकिस्तान की हिमायत करे अपने ही देश में, तो उसको ये बात जरूर बताइएगा। अल जजीरा के मुताबिक 10 मार्च 2005 को पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने पहली बार यह माना था कि ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान ने ही तकनीक और ब्लूप्रिंट बेचे थे। उन्हें बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अब्दुल कादिर खान ने उत्तर कोरिया और लिबिया के साथ ईरान को भी परमाणु हथियार बनाने का ब्लूप्रिंट दिया था। न सिर्फ ब्लूप्रिंट दिया, बल्कि पाकिस्तान ने ईरान को 600 से 900 न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज दिए। ये वही मशीनें होती हैं जो यूरेनियम को एनरिच करती हैं, और फिर यूरेनियम को एनरिच करके उससे परमाणु हथियार बनाया जाता है। और यही सेंट्रीफ्यूज देने वाले पाकिस्तान में ये जा रहे हैं बातचीत करने। कई रिसर्च पेपर्स में बताया गया है कि पाकिस्तान से ईरान को जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज मिले, उन्हें ईरान ने खोलकर खुद के सेंट्रीफ्यूज बनाने शुरू कर दिए। यहीं से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी, और वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए यूरेनियम को तय सीमा से ज्यादा एनरिच करने लगा। और जब ईरान ने 60% तक यूरेनियम को एनरिच कर लिया, तब अमेरिका के कान खड़े हुए। ये विवाद युद्ध का कारण बन गया। और अब जब ये सेंट्रीफ्यूज देने वाले पाकिस्तान ने ईरान को ये इनेबल कराया, और फिर अमेरिका उस पर भड़का, युद्ध हुआ। अब युद्ध के बाद सब जा रहे हैं पाकिस्तान में हल ढूंढने। यानी आज की तारीख में इससे बड़ा, इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता। कोई नहीं होगा कि जिस पाकिस्तान के कारण यूरेनियम को एनरिच ईरान कर पाया, जिसकी वजह से यह पूरा युद्ध हुआ, उसी युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान को कई लोग हीरो बता रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया तो कह रहा है कि वाह, हमारी सरकार तो ग्रेट है। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ ने झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में तो एक प्रस्ताव पेश हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जनरल असीम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार को शांति का नोबेल देने की मांग कर दी गई है। पाकिस्तान में इस लेवल का जश्न मन रहा है जैसे उसने इस युद्ध को रुकवा दिया। दुनिया भर के नेता पाकिस्तान को फोन कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान इस युद्ध का असली जिम्मेदार है। उसी की वजह से आज ईरान की यह नौबत आई। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। इस्लामाबाद वार्ता से पहले ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ये वार्ता सफल हुई तो फिर हमारे हथियार लोड हो रहे हैं, हम जहाजों को तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि अमेरिकी युद्धपोतों को सबसे खतरनाक विध्वंसक गोला बारूद से लैस किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को फिर धमका रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि वार्ता सफल होगी, तो ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटे में पता चल ही जाएगा कि वार्ता का क्या होगा। ट्रंप ने कहा कि इस बार हम अपने जहाजों में ऐसे हथियार लोड कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में सीजफायर की शर्तों को लेकर शांति वार्ता तो शुरू हो रही है, लेकिन लेबनान पर अब भी युद्ध के काले बादल छाए हैं। इजरायल ने अमेरिका के दबाव में यह तो कहा कि वो लेबनान के साथ बातचीत को शुरू करेगा, लेकिन हकीकत में इजरायल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए हैं। आज दक्षिणी लेबनान में आप देखिए, ये तस्वीरें आज की हैं, जहां इजरायली वायुसेना के हवाई हमलों के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। लेबनान के सिदोन जिले के ग्रामीण इलाके में इजरायल ने हवाई हमला किया, जिससे कई इमारतें जमींदोज हो गईं और हर तरफ
मलबे का ढेर है। इसी तरह का मंजर लेबनान के कफ्र रोमा शहर में दिखा, जहां इजराइल के हमलों में कई इमारतों, वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। और इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करते हुए लगभग 10 रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। और आज भी लेबनान में जो दृश्य दिखा वो यही बता रहा था कि इजराइल वहां रुकने को तैयार नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई शांति समझौता या युद्ध विराम नहीं हुआ है और लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहेंगे। ईरान ने जिस तरह अमेरिका जैसे देश को सीज फायर करने के लिए मजबूर किया है, उसके बाद ईरान मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में खुद को सबसे बड़ी सुपर पावर भी कह रहा है और मान रहा है। सुपर पावर मानेगा तो वो अपने पड़ोसी देशों पर वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा ही और उन्हें हमेशा दबाव में रखेगा। उन्हें लग रहा है कि अब तो हमने अमेरिका को पछाड़ दिया, युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया, तो सऊदी और ऐसे देशों की राजशाही को वो क्या ही समझेगा। ईरान पहले भी ऐसा करता था, लेकिन तब उसकी सैन्य क्षमता का परीक्षण नहीं हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान युद्ध में अमेरिका इजराइल के सामने एक हफ्ते भी टिक पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और यही कारण है कि इससे खाड़ी देशों में अब ईरान को लेकर एक असहजता जो है, डिस्कंफर्ट बढ़ रही है। इनमें भी यूएई और सऊदी अरब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक इन देशों की ईरान पर बढ़त मानी जाती थी और इन देशों को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलती थी। अमेरिका ने बाकायदा अपने अमेरिकन बेसेस वहां आर्मी के बना रखे इन देशों में, लेकिन इस एक युद्ध ने सारे समीकरण, सारे गणित, सारा भरोसा बदल कर रख दिया है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाती हूं कि इस युद्ध से अमेरिका ने खाड़ी देशों का भरोसा, जो उन पर भरोसा करते थे सुरक्षा के लिए, उसको कैसे खो दिया है। अगर आप मिडिल ईस्ट के इस नक्शे को देखेंगे जो हम आपको इस स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या स्थिति है युद्ध से पहले और ईरान के हमलों के बाद। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं, इन तमाम देशों में आप देखिए कितने ही सैन्य ठिकाने हैं। जूम इन कीजिए, इनको समझ में आएगा। अब देखिए, ये छोटे देश है यूएई, तो यहां पर आपको दिख रहा है यूएई हो, बहरीन हो, यहां पर देखिए सऊदी अरब में देखिए कितने सारे अमेरिकी ठिकाने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झंडा जो है ना अमेरिका का, तुर्की से लेकर सीरिया, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत यहां पर दिखाइए, ये कुवैत है जो छिपा हुआ है झंडे से, ये कुवैत है यहां पर जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, यहां पर इसके पीछे झंडे से, ये बहरीन है जो कि छिप गया है, कतर है, यूएई, ओमान, इन सभी जगहों पर अमेरिकी झंडे लहरा रहे हैं। मतलब अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं युद्ध से पहले। अब इधर ही देख लीजिए, अफगानिस्तान में हाल देखिए, अमेरिका ही अमेरिका। पाकिस्तान में देखिए अमेरिकी ठिकाने कितने हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तुर्कमेनिस्तान हो या फिर तजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, सभी जगहों पर अमेरिकी हमले ये हैं, बेसेस हैं। और क्या है, अमेरिकी बेस के होने का मतलब है कि हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, अगर आप खतरे में पड़ेंगे तो हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे। अब आप ईरान के हमलों के बाद की तस्वीर देखिए। अब यहां पर क्या है, जितने उसके यहां पर ठिकाने थे मिडिल ईस्ट के देशों में, ज्यादातर अमेरिकी बेसिस पर हमले हुए हैं। अब इधर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और ये पाकिस्तान, ऐसी ही जगहों पर उसका झंडा बचा है। 40 दिन के युद्ध में ईरान ने अमेरिका के लगभग सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें इस तरह से साफ कर दिया। यानी पहले मिडिल ईस्ट को ये क्षेत्र का, ये पूरा जो क्षेत्र है वो इस तरह का दिखता था, जिसमें अमेरिकी झंडे ही झंडे थे। लेकिन अब देखिए क्या है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आज जो स्थिति है वो अब हम आपको बताना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के ज्यादातर सैन्य ठिकाने ईरान के हमलों के कारण निष्क्रिय हो चुके हैं और उसके सैनिकों को होटल में रहकर ऑपरेट करना पड़ रहा है। और इस युद्ध में अमेरिका ने यही चीज खोई है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान ने अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर की डील साइन की है। इसके तहत ये देश सारा कच्चा तेल जो गैस है वो अमेरिकी डॉलर में बेचते थे और बदले में अमेरिका इन देशों को सुरक्षा की गारंटी देता था। और इस गारंटी की कीमत कोई मामूली नहीं थी। ये 6 खाड़ी देश हर साल जानते हैं 654 बिलियन डॉलर यानी 60,72,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल और गैस बेचते थे और इनका भुगतान सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता था। आप ये भी कह सकते हैं कि इन देशों को अमेरिका से सुरक्षा की जो गारंटी मिली हुई थी उसकी कीमत लगभग 61 लाख करोड़ रुपए थी। अब देखिए क्या खेल है। ईरान ने 40 दिनों में इस गारंटी की धज्जियां उड़ा दी हैं।
और इससे सवाल यही उठता है कि जब अमेरिका इन खाड़ी देशों की रक्षा ही नहीं कर पाया तो ये देश अब अपना कच्चा तेल अमेरिकी डॉलर में क्यों बेचे? दिनों के इस युद्ध ने कई सबक सिखाए। इसने ये बताया कि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना सब समझते थे। इसने ये सिखाया कि अमेरिका उतना ताकतवर नहीं है जितना उसे माना जाता था, और अमेरिका को भी झुकाया जा सकता है, ये इस युद्ध ने विश्व को बताया। इसने ये भी सिखाया कि इजराइल उतना सुरक्षित नहीं है जितना उसे सब देश समझते थे। आपने देखा होगा कि इस युद्ध में ईरान की मिसाइलों ने कैसे इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया। कई लोग ये मानते थे कि अभेद्य है उसका आयरन डोम, लेकिन ये मिसाइलें उसके परमाणु ठिकानों तक भी पहुंच गई। इसी युद्ध ने यह भी सिखाया कि आयरन डोम अभेद नहीं है जैसा माना जाता था। इसी युद्ध ने यह भी बताया कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहर, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, अलग अलग देशों से जो सबसे पैसे वाले लोग होते हैं अपना देश छोड़ छोड़ के यहां पर आते हैं बसने के लिए, ये देश भी असुरक्षित साबित हुए। इसी तरह सऊदी अरब भी उतना साहसी नहीं है जितना वो खुद को बताता है। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा रक्षा बजट सऊदी अरब का, बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे, लेकिन अंत में सऊदी अरब ने ईरान के किसी भी हमले का जवाब नहीं दिया। वो ईरान के कई हमलों को रोक भी नहीं पाया। और इस युद्ध ने यह भी सिखाया कि खाड़ी देशों में वैसा मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है जैसा कि पूरी दुनिया में पेश किया जाता था। हकीकत तो यह है कि जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा था तब ईरान मुस्लिम देशों पर मिसाइलें दाग रहा था, और इन मुस्लिम देशों में से अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहा था, इन्हीं देशों से। तो सोचिए काहेगा मुस्लिम भाईचारा। जब पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग और सीजफायर की बातचीत पर टिका है, तब दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुलने की कगार पर है। लगता है कि समंदर की गहराइयों में एक और खतरनाक खेल खेला जा रहा है जो जंग की ओर मुड़ सकता है, और यह खींचतान है रशिया और ब्रिटेन की। आरोप है कि रशिया की परमाणु सबमरीन्स ने ब्रिटेन की घेराबंदी करने की कोशिश की, जिसे ब्रिटिश रॉयल नेवी ने 1 महीने लंबे चले बेहद गुप्त ऑपरेशन में नाकाम कर दिया है। अब ब्रिटेन ने कहा है कि वो पुतिन से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। आरोप है कि रशिया ने ब्रिटेन को चकमा देने के लिए अपनी घातक अकूला क्लास परमाणु पनडुब्बी को आगे किया, ताकि ब्रिटेन की सेना का पूरा ध्यान इस बड़ी पनडुब्बी पर रहे। लेकिन इसकी आड़ में क्या हो रहा था? आरोप है कि इसकी आड़ में रशिया की GUGI गुगी जासूसी यूनिट की 2 अन्य छोटी पनडुब्बियां समुद्र के नीचे बिछी जो इंटरनेट है और बिजली की केबल्स है उसके पास जासूसी कर रही थी। जब ब्रिटेन को खतरे की आहट हुई तो उसने नॉर्वे के साथ मिलकर एक साझा मोर्चा खोला। ब्रिटेन के घातक HMS सेंट एल्बंस ने रशिया के सबमरीन्स का पीछा किया। साथ ही हवा से पनडुब्बियों का शिकार करने वाले निगरानी विमान P-8A पोसाइडन को उतार दिया गया। इसके अलावा ब्रिटेन ने समुद्र में सैकड़ों सेंसर्स गिराए ताकि रूसी पनडुब्बियों की हलचल को लाइव ट्रैक किया जा सके। आप सोचिए, हम लोग बार बार कहना है कि अलग अलग जगहों पर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बीच में चला, इधर आप देख ही रहे हैं कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में क्या स्थिति है, इधर ब्रिटेन और रशिया। अब ब्रिटेन का आरोप है कि रशिया की नजरें उन अंडर सी केबल्स पर थी जो ब्रिटेन को इंटरनेट और ऊर्जा की सप्लाई करती है। रशिया इन केबल्स को काटकर या उनमें जासूसी उपकरण लगाकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश का बैंकिंग सिस्टम, सबको ठप करने की फिराक में था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया ब्रिटेन को चेतावनी देना चाहता है कि अगर उसने यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो वो ब्रिटेन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। फिलहाल यह खतरा टला नहीं है। आने वाले दिनों में ये लुका छिपी आमने सामने वाली एक झड़प में भी बदल सकती है। हालांकि ब्रिटेन में रशिया के दूतावास ने ब्रिटेन के आरोपों को खारिज कर दिया है। रशिया का कहना है कि वो ब्रिटेन के लिए अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई खतरा पैदा नहीं करता है, ना ही कोई आक्रामक बयानबाजी करता है। रशिया ने यह भी कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को पश्चिमी देश साबोटाज करते हैं, न कि रशिया करता है। इस बीच रशिया ने एक और आरोप लगाया है कि जर्मनी 30 दिन में परमाणु हथियार बना सकता है। उसने अमेरिका और यूरोप के देशों से पूछा कि जैसे उन्होंने ईरान पर कार्रवाई की, क्या वो जर्मनी पर भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे, और क्या अमेरिका यूरोप के देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा। अब देखिए, ईरान इजराइल
फिलहाल जंग और सीज फायर की अनिश्चितता का असर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने मध्यम वर्ग की जो रसोई है उसके साथ हर दिन कमाने खाने वालों की रोजी रोटी पर बड़े स्तर पर असर डाला है। इस समस्या का सबसे गहरा, सबसे कड़वा असर अब सड़क किनारे लगने वाली रेडियो, छोटे छोटे जो चाय स्टॉल्स है ना, उन पर दिखने लगा है। इनमें बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल ही अपनी छोटी दुकान या फिर चाय की टपरी पर करते रहे हैं। इस वजह से स्ट्रीट फूड की दुकानदारी पर एक खतरा दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, लखनऊ, पटना, सड़कों पर जो आप चाट पकौड़े और चाय की दुकानें देखते थे, जो चाट पकौड़ों और चाय की खुशबू से महकती थी, कई जगहों पर सन्नाटा है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में बहुत सारे जो स्ट्रीट फूड बिजनेस है ना, उनमें लगभग आधे ठप हो गए, बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कई छोटे दुकानदार हैं जो हफ्ते में कुछ ही दिन अपनी दुकान लगा पा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले नियम तोड़े, जिन्होंने ब्लैक में सिलेंडर लिए थे, अब उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें आ रही है सिलेंडर लेने में। ऐसे छोटे दुकानदार जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि ये घरेलू गैस सिलेंडर पर ही आश्रित थे। सप्लाई प्रभावित होने की वजह से ये लोग चाय, नाश्ते के दाम बढ़ाने पर मजबूर हैं, जिससे ग्राहकों की संख्या में भी गिरावट आई है। कई शहरों में मजदूर अपने गांव की ओर लौटने लगे हैं, क्योंकि ऐसे सभी लोगों के पास गैस कनेक्शंस नहीं है। शहर में खाना बनाकर खाना महंगा हो रहा है, मुश्किल। इस संकट के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू कमर्शियल गैस कनेक्शन का है। अक्सर देखा जाता है कि छोटे चाय वाले, खोमचे वाले घरेलू सिलेंडर का उपयोग चोरी छिपे करते हैं, लेकिन मौजूदा संकट ने यह साफ कर दिया है कि सुरक्षा और निरंतरता, कमर्शियल कनेक्शन ही उसके लिए एकमात्र सही रास्ता है। छोटे दुकानदारों को चाहिए कि वो कानूनी रूप से कमर्शियल कनेक्शंस की ओर बढ़े। मौजूदा संकट जैसी स्थिति में प्रशासन, कंपनियां कमर्शियल सप्लाई को ही प्राथमिकता देती हैं। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न केवल अवैध है, बल्कि पकड़े जाने पर जुर्माना भी है और कारोबार बंद होने का खतरा भी पैदा होता है। फिलहाल आज चाय की टपरी चलाने वाला या पटरी पर चाट बेचने वाला हर कोई इस जंग की समाप्ति की बस उम्मीद कर रहा है कि सद्बुद्धि आए डोनाल्ड ट्रंप को, बेंजामिन नेतन्याहू को, मुश्तबा खामनई को। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि गैस की कालाबाजारी रुके, कमर्शियल गैस की आपूर्ति हो, ताकि इन छोटे आर्थिक इंजनों का पहिया फिर से तेजी से घूमे।